हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं नवंबर कंपनी अकाउंट्स को क्वेश्चन करूंगा नवंबर 16 पेपर 22 क्वेश्चन 3 से। और बिफोर 2020 ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स होता था और उसका कोड 7110 होता था। अब आप लोग का कोड 7707 होता है। तो मैं पुराना क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो रीसेंट क्वेश्चन है उसमें शेयर इशू वाली ट्रांजेक्शन हार्डली टेस्टेड है। और अगर एक दो क्वेश्चन पे है भी तो वो उन क्वेश्चन में जिसपे पार वैल्यू वन नहीं है। और इनिशियली स्टूडेंट्स के लिए ये, अगर पार वैल्यू वन हो तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना ईजियर होता है। जिन क्वेश्चन में पार वैल्यू अदर देन वन होती है वो भी मैं इवेंचुअली अपने चैनल में करूंगा, वो थोड़े से और डिमांडिंग हो जाते हैं। कैम लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इसमें देखिए हमारा ईयर सितंबर 16 में एंड हो रहा है, तो इट मींस अक्टूबर 15 में ईयर स्टार्ट हुआ होगा। तो ये इशूड शेयर कैपिटल डॉलर वन ऑर्डनरी शेयर्स। तो ये जैसे ऑर्डनरी शेयर कैपिटल के साथ जो डॉलर वन या डॉलर 0.5 वट एवर मैंशन होगा, ये शेयर्स की पार वैल्यू होती है। फिर जनरल रिजर्व है, डिबेंचर्स, रिटेन प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है। तो इन तीनों के ओपनिंग बैलेंसेस है जो यहाँ मेंशन भी है। डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी होगा अगर अपने ईयर एंड की डेट देखें तो उसके हिसाब से। फॉर द ईयर एंडेड सितंबर 16 प्रॉफिट फॉर द ईयर दे दिए। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन ऑलरेडी शेयर्स गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन 1 नवंबर 2015 एंड एडिशनल 30,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ डॉलर वन ईच वर इशूड। अब रियल लाइफ पे देखें, पार वैल्यू वन अबव पार वैल्यू भी इशू होते हैं शेयर्स। लेकिन आप लोग का जो ओ लेवल और आईजीसीएसई का अकाउंटिंग का सिलेबस है उस पर शेयर सिर्फ पार वैल्यू पे ही इशू होंगे। तो शेयर्स अगर पार अबव पार वैल्यू इशू हो रहे हैं तो उसका आप लोग को बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को पार वैल्यू पे ही शेयर इशू करवाने। ऑन सितंबर 16 द डायरेक्टर्स ट्रांसफर्ड 80,000 टू द जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व ना प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं और इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, फ्यूचर हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो सॉर्ट ऑफ ये प्रॉफिट हम सेविंग्स करते हैं जो बचा हुआ होता है। और रिटेन अर्निंग वो भी प्रॉफिट से ही बनता है, लेकिन वो कंपनी में री इन्वेस्ट होता है। ट्रांसफर 80,000 टू द जनरल रिजर्व, और ये हम रिटेन अर्निंग से ट्रांसफर करते हैं। तो पहले प्रॉफिट जो इनकम स्टेटमेंट से आता है उससे हम रिटेन अर्निंग क्रिएट करते हैं, रिटेन अर्निंग को इंक्रीज करते हैं। और जनरल रिजर्व बाद में अगर हमें इस पर अमाउंट ट्रांसफर करनी हो या जनरल रिजर्व को क्रिएट करना हो तो वो हम रिटेन अर्निंग से करेंगे। पेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.2 पर शेयर ऑन ऑल इशूड शेयर्स। हमने ईयर एंड में डिविडेंड फाइनल पे किया और उससे पहले ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल शेयर्स इशू हुए थे। तो ये जो फाइनल डिविडेंड है जो हमने पे किया ये अपडेटेड शेयर्स पे कैलकुलेट होगा। तो आपको फॉर्मेट गिवन प्रिपेयर करके देता है, बस आपको फिल करना होता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है और ये सब इक्विटी की ट्रांजेक्शन के लिए होता है। तो जो ट्रांजेक्शन इक्विटी को बढ़ाएगी उसको ऐड करेंगे, जो ट्रांजेक्शन इक्विटी को डिक्रीज करेगी उसको हम माइनस करेंगे। तो उसमें से एक दो वर्किंग्स ही करनी है, उसके बाद हम एसओसी आराम से बना सकते हैं। 30,000 शेयर्स की क्वांटिटी है, अगर पार वैल्यू वन पे इशू होगा तो अमाउंट की वैल्यू भी 30,000 ही बनेगी। ये हमारा शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और अब ईयर बिगनिंग में देखिए ये 70,000 के ऊपर डॉलर है, तो इसका मतलब ये शेयर्स की वैल्यू या अमाउंट है। अब हमें अगर शेयर्स की क्वांटिटी निकालती तो हमेशा उसकी शेयर्स की जो वैल्यू है उसको पार वैल्यू से डिवाइड करेंगे। अभी क्योंकि पार वैल्यू वन है तो आपके नंबर और क्वांटिटी ऑफ शेयर्स भी ईयर बिगनिंग के 70,000 ही हो जाएंगे। तो ईयर बिगनिंग में 70,000 थे और ड्यूरिंग द ईयर 30,000 मजीद शेयर्स इशू हुए, तो अपडेटेड जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 100,000 है। तो उसका फाइनल डिविडेंड जो है, जो कि 0.2 पर शेयर का है, तो 0.2 को 100,000 से करा देंगे। तो 20,000 का डिविडेंड आ जाएगा फाइनल। अब हम एसओसी आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। शेयर इशू से शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये इनकम स्टेटमेंट्स आता है, यहाँ आपको ऑलरेडी गिवन है।
तो प्रॉफिट फॉर द ईयर पहले हम रिटेन अर्निंग्स में लेके जाते हैं, इसी से टोटल इक्विटी भी इंक्रीज होगी, और जितने से शेयर कैपिटल बढ़ा उतने से ही टोटल इक्विटी भी बढ़ेगी। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 80,000 ट्रांसफर करें तो इससे जाहिर सी बात है जनरल रिजर्व इंक्रीज होगा, लेकिन हम रिटेन अर्निंग से ट्रांसफर करके जनरल रिजर्व क्रिएट कर रहे होते हैं, तो रिटेन अर्निंग उसी सेम अमाउंट से डिक्रीज होगा। तो कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स होती है, तो आपका एक इक्विटी का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है 80,000 से, और दूसरा इक्विटी का अकाउंट डिक्रीज हो रहा है उसी सेम अमाउंट से, तो टोटल इक्विटी में इस चीज़ का जीरो इफेक्ट होगा। फिर इंटरिम डिविडेंड है, उसने खुद ही दिया हुआ इंटरिम डिविडेंड 7,000। डिविडेंड प्रॉफिट से देते, कंपनी के प्रॉफिट्स रिटेन अर्निंग में होते हैं, तो हम वहीं से माइनस करेंगे, टोटल इक्विटी भी 7,000 से डिक्रीज होगी। फिर फाइनल डिविडेंड पेड, ये हमने वर्किंग से कैलकुलेट किया था 20,000 है, ये भी रिटेन अर्निंग को ही डिक्रीज करेगा और इवेंचुअली टोटल इक्विटी को। इसके बाद हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। इसका तो ऑब्वियस है 70 प्लस 30 100,000 होगा, 40 प्लस 80 120,000 होगा। रिटेन अर्निंग में सबसे ज़्यादा फिगर्स प्लस माइनस होते हैं, तो उसका तो कैलकुलेटर से आप लोग कर लिया करें। 92,000 प्लस 75,000 माइनस 80,000 माइनस 7,000 माइनस 20,000, तो 60,000 रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस है। अब अगर मैं इक्विटी के क्लोजिंग बैलेंसेस को ऐड कर लूँ 100 प्लस 120 प्लस 60, तो ये टोटल कॉलम की वैल्यू आ जाएगी। और उसमें आप पार्शियली अपने आप चेक कर सकते हैं कि आपने एसओसी सही की है या नहीं। तो उसके लिए ये भी जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उनको ऐड करके टोटल कॉलम के लिए वैल्यू आई 82,000 की। अभी जो वर्टिकल टोटल कॉलम में जो इसके कॉलम में जो वैल्यूज है वर्टिकली, इनको अगर हम प्लस माइनस करें तो भी हमारा टोटल 280,000 ही आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 202,000 प्लस 30,000 प्लस 75,000 माइनस 7,000 माइनस 20,000, तो देखिए वही 280,000 बन रहा है। तो यहाँ आप लोग तसल्ली अपनी कर सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सही प्रिपेयर की है। Prepare an extract from the statement of financial position showing the equity reserves and non-current liabilities. तो हमें इसका इक्विटी और नॉन करंट लाइबिलिटी का सेक्शन बनाना है। तो एट टाइम से पूरी एसएफ पे नहीं बनवाता, ये पूरी बैलेंस शीट ही बनवाता, सिर्फ उसमें से स्पेसिफिक सेक्शंस का एक्सट्रैक्ट मांगता है। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। शेयर कैपिटल रिजर्व्स कंपनी की इक्विटी के लिए दूसरा वर्ड है, तो उसमें तो बस आप ये एसओ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस या इक्विटी से क्लोजिंग बैलेंसेस कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो कंपनी का इक्विटी सेक्शन इस तरह नहीं बनता कि ओपनिंग कैपिटल एट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। शेयर कैपिटल और रिजर्व्स के क्लोजिंग बैलेंसेस मेंशन करने होते हैं कंपनी के इक्विटी सेक्शन में, और एसोसिए को उसने बनवा ली तो ये काम आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। नॉन करंट लाइबिलिटी तो उसने खुद ही दी हुई है।
अब टोटल इक्विटी लाइबिलिटी फाइनल नहीं बनेगा, क्योंकि टोटल इक्विटी लाइबिलिटी के लिए हमें नॉन करंट लाइबिलिटी भी लेनी चाहिए थी, जो यहाँ गिवन नहीं है। तो बस यार जो भी टोटल है वो लिख दे, बेशक उसका कोई नाम ना लिखे। Suggest two possible reasons why the directors of CAM Limited transfer 80,000 to the general reserve। कंपनी की कोई फ्यूचर इमरजेंसी से कंटिजेंसी है, उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं, जो रिजर्व उसको यूज कर सकते हैं। फ्यूचर ईयर्स में कोई डिविडेंड पे करना है, अगर प्रॉफिट लो है तो इससे जनरल रिजर्व से कर सकते हैं। कंपनी में री इन्वेस्ट करने के लिए भी जनरल रिजर्व को यूज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल यूजेस है इसके, तो कोई से भी आप दो लिख दें। आई होप सो आप लोग को ये कंपनी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे।